अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं एक नए विषय को अनफोल्ड करने के लिए। और आज का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा, कौटिल्य और किसान। यूं तो भारतीय ज्ञान परंपरा अब किसी भी प्रकार के परिचय की अपेक्षा नहीं रखती। यह एक स्थापित सत्य और यह एक स्थापित बोध हो चुका है। हमारी जो ज्ञान की परंपरा है वह अटूट है, अशेष है और ज्ञान से परिपूर्ण है। जिस प्रकार भारत के मनीषियों ने अपनी चेतना से, अपनी बुद्धि से और अपने अध्यवसाय से हमारे सामने अपने ज्ञान के उस प्रवाह को अनवरत प्रवाहित किया, वह वंद्य है, अभिवंद्य है, प्रशंसा के योग्य है। इन्हीं ज्ञान की परंपराओं में, ज्ञान की श्रृंखलाओं में कतिपय ऐसे ज्ञान के विषय है जिस पर लोगों की दृष्टि नहीं जाती, और वह है कृषि। वस्तुतः आधुनिक समाज कृषि को ज्ञान के रूप में उस प्रकार नहीं लेता जिस प्रकार वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, दर्शन, साहित्य आदि विषयों के ऊपर में परिचर्चा करता हुआ प्रतीत होता है या अनवरत चर्चा में लीन रहते हैं। भारतीय मनीषियों ने कृषि को भी ज्ञान का विषय बनाया, और चूंकि कृषि को ज्ञान का विषय बनाया, इसलिए उस ज्ञान को हमारे सामने बांटने वाले, हमारे सामने उस ज्ञान को प्रवर्तित करने वाले जो सर्वाधिक प्रसिद्ध मनीषी हुए हैं, उनका नाम है कौटिल्य। यूं तो कौटिल्य को हम आप सभी चाणक्य नाम से जानते हैं, लेकिन मैं सविशेष यहां पर कौटिल्य इसलिए कहूंगा कि कौटिल्य शब्द उनकी बुद्धि की प्रखरता का परिचायक है। और समकालीन समाज में रहते हुए आचार्य कौटिल्य ने उस काल के ज्ञान के जितने भी विषय थे उनको व्याख्यान का एक विषय बनाया अपने अर्थशास्त्र में। और उस अर्थशास्त्र में जब प्रारंभ में वह 4 विद्या की चर्चा करते हैं तो उनमें आन्वीक्षिकी, वार्ता, त्रयी और दंड नीति को 4 विद्याओं के रूप में रखते हैं। अगर इसको क्रम की दृष्टि से देखें तो त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी और दंड नीति है। दंड नीति जिसे हम राजविद्या कहते हैं, राजनीति विद्या कहते हैं, जिसके लिए चाणक्य को, कौटिल्य को प्रसिद्धि मिली, उससे पूर्व शब्द है आन्वीक्षिकी। इस आन्वीक्षिकी को हेतु विद्या या न्याय शास्त्र या लॉजिक या डिबेट इस नाम से जाना जाता है, जिसमें तर्कों के आधार पर ज्ञान की स्थापना होती है। और प्रथम विद्या जो है वह त्रयी है, और त्रयी का निहितार्थ वेद है, अर्थात वेद का ज्ञान। तो ये 3 विषय थे। दूसरा जो प्रमुख विषय है वह है वार्ता, और उस वार्ता का ही अर्थ होता है कृषि, कृषि व्यवसाय। इस रूप में वार्ता शब्द को चाणक्य ने, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में प्रवर्तित किया है। तदनुसार अगर हम इस विषय को लेकर के चलते हैं, इस विषय को जानने की कोशिश करते हैं, तो निस्संदेह उस काल में द्वितीय सर्वाधिक प्रमुख विद्या के रूप में कौटिल्य ने वार्ता यानी किसानों के लिए, कृषकों के लिए, कृषि के लिए विद्या को प्रधानता दी है। वैसे ही हम आज भी कहते हैं, और हम बचपन से ही पढ़ते और सीखते आए हैं, और अपने व्यवहार से अब ऐसा जान रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है।
और वह देश जो कृषि प्रधान हो, वहां पर यदि कृषि को हम ज्ञान परंपरा का विषय न बनाएं तो मैं समझता हूं कि भारत के सर्वाधिक प्रमुख ज्ञान की उपेक्षा हो जाएगी। और यही कारण है कि मैं जिस विषय को लेकर के आया हूं उस विषय का जो तीसरा बिंदु है वह है किसान। मित्रों, किसान ही किसी राष्ट्र का भाग्य विधाता होता है, किसी राष्ट्र का निर्माता होता है। किसान हमारे अन्नदाता होते हैं। और किसानों के विषय में यदि हम परिचर्चा न करें तो मुझे लग रहा है अपने उस राष्ट्र के विस्तार और विकास में प्रमुख भूमिका निभाने वाले एक बहुव्यापी पक्ष की हम उपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए हमें किसान के विषय को जानना जरूरी है। यद्यपि आधुनिक संदर्भ ने, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में किसान की सत्ता को भी राजनीति से पूरी तरह से मढ़ दिया है, गढ़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति ने किसानों का सम्मान न किया हो। सर्वत्र किसानों के लिए नित हमेशा कोई ना कोई नई योजनाएं आती रहती हैं, दिखती रहती हैं, और वह उन किसानों के बीच में ऐसी योजनाओं का विस्तार हम होते देखते रहते हैं। चाहे उनको बीज, खाद आदि के ऊपर में छूट की बात हो, ऋण को लेकर के छूट की बात हो, सिंचाई के लिए पानी आदि की व्यवस्था की आपूर्ति की बात हो, ऐसी सर्वत्र ऐसी सारी जगहों पर हम किसानों का सम्मान करते हुए भारतीय शासन व्यवस्था को देखते हैं। और इन्हीं व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो सामान्य रूप से सर्वाधिक प्रमुख व्यवस्था जो दिखाई पड़ती है वह है किसानों को पूरी तरह से आय से मुक्त करना, आय कर से मुक्त करना। जिस प्रकार किसी भी सेवा में कार्य करता हुआ व्यक्ति आवश्यक रूप से आय कर चुकाता है, उस प्रकार से किसानों को छूट है कि किसान आय कर नहीं चुकाते हैं। और इसके लिए पूरी तरह से एक प्रावधान है, एक नियमावली है, उनके इफ्स एंड बट्स भी हैं, बट मूल रूप से जो हम जानते हैं कि किसानों को आयकर नहीं चुकाना होता है। अब अगर इस दृष्टि से देखें तो एक प्रकार से मन में इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है कि जो कार्यालयों में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वे भी अपने पसीने को बहा करके, वे भी अपने सारी चीजों को वहां पर समर्पित करके एक प्रतिमाह वेतन प्राप्त करते हैं और तदनुसार उस वेतन के अनुरूप वो आय देते हैं। लेकिन किसान जो कि अपने कृषि से प्राप्त की गई भारतीय सरकार के द्वारा दी गई छूट का लाभ उठाते हुए अपनी कृषि से जो आय प्राप्त करते हैं, आमदनी प्राप्त करते हैं, वहां पर उन्हें आयकर नहीं देना पड़ता है। तो कभी कभी इस प्रकार की भी बातें चलती है कि इन्हें भी आय के दायरे में रखा जाना चाहिए, क्योंकि इनकी प्राप्त जो आय है उनके कुछ अंश यदि भारतीय कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करे तो इसमें कोई दोष नहीं है। अस्तु, यह कहीं ना कहीं सरकारी नीति के अंतर्गत के विवेचन का विषय है। हम जैसे व्यक्तियों के लिए ऐसे किसान सम्मान के योग्य होते हैं जो अपने श्रम से, अपने परिश्रम से, अपने सर्वस्व त्याग से दूर बैठे हुए लोगों को हर प्रकार की सुख सुविधा प्रदान करने का प्रयास करता है और उनके जीवन को एक लंबा खींचने में अपने द्वारा दिए गए अन्न जो है, अनाज जो है, उपजा करके एक लंबी जीविका देते हैं। लेकिन यदि हम कौटिल्य अर्थशास्त्र के संबंध में, लेकिन यदि हम कौटिल्य अर्थशास्त्र के संदर्भ में इस विषय को जानते हैं या इस विषय को जानने की कोशिश करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि एक उन्नत राष्ट्र के लिए कौटिल्य का क्या निर्देश है, कौटिल्य ने क्या योजना बनाई है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि इस समस्त कृषि व्यवसाय को देखने वाला जो व्यक्ति है उसे किसे होना चाहिए। तो उनके लिए कौटिल्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनको कृषि विद्या का पूरा ज्ञान होना चाहिए।
लेकिन आज हमारे यहां क्या होता है कि ज्ञान गौण है, लेकिन व्यक्ति प्रमुख हो जाता है और वह कृषि मंत्री बन जाता है। कौटिल्य ने निर्देश दिया है कि ऐसे समस्त कृषि व्यवस्था को देखने के लिए एक सीताध्यक्ष होना चाहिए। सीता जो कि कृषि शब्द का परिचायक है, अर्थात कृषि विभाग का अध्यक्ष होना चाहिए। और उनके लिए एक समस्त गुण हमारे सामने दिए गए हैं। दूसरे अधिकरण के 40वें प्रकरण में हम पाते हैं कि कौटिल्य ने पूरे सीताध्यक्ष की योग्यता का विवरण दिया है। और सीताध्यक्ष वही होगा, यानी आधुनिक दृष्टि से कृषि मंत्री उसी को होना चाहिए जिनको कृषि योग्य सारे ज्ञान हो, उन्होंने उसमें शिक्षा ग्रहण की हो, उनको यहां तक बोध होना चाहिए कि कौन सा बीज जो है वह उगने के योग्य है, किस मौसम में किस खाद की अपेक्षा होती है, खेती की जो भूमि होती है उस भूमि के गुण और अवगुण का ज्ञान होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो सीताध्यक्ष होंगे। और पूरा का पूरा एक लिस्टिंग है उनकी योग्यता की। लेकिन इस सबके साथ ये तो सीताध्यक्ष हुए, कृषि मंत्री हुए, लेकिन दूसरे शब्दों में जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि उस राज्य और राष्ट्र के निर्माण में ऐसे किसानों की क्या भूमिका है। मित्रों, मैं यहां पर एक डिस्क्लेमर लगाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि जिस कौटिल्य को भारतीय भूमि के अंतर्गत हर विषय में प्रधान माना जाता है, हर विषय में चर्चा के योग्य माना जाता है, हर विषय में प्रासंगिक माना जाता है, क्यों ना कृषि के ऊपर में कौटिल्य की क्या योजना है हम उनको समझा जाए। और यदि हम उनको समझें और यदि कौटिल्य ने किसी ऐसे प्रकार का निर्देश दिया है कि किसानों को ऐसा करना चाहिए, तो वह उस राष्ट्र के निर्माण में किसानों की भूमिका को तय करता है। क्यों? क्योंकि जो जमीन है, जिस जमीन पे किसान खेती करते हैं, उपजाते हैं, वो भले ही कहने योग्य यह हो कि वो हमारी जमीन है, लेकिन नहीं, वह जमीन राष्ट्र की होती है और राष्ट्र का ही उस जमीन के ऊपर में स्वामित्व होता है, अधिकार होता है। सरकार की ओर से जमीन उनको वो दिया जाता है, हमारे पास जमीन होती है जिस पर हम खेती करते हैं। तो राज्य से प्राप्त जमीन, राष्ट्र से प्राप्त जमीन से जो उपज हम लेते हैं, क्या वह उपज आयकर योग्य नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। इसलिए कि कौटिल्य अपने शास्त्र में इस प्रकार का निर्देश देते हैं जिनका मैं यहां पर विश्लेषण कर रहा हूं आप लोगों के सामने। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि पुष्प, फल, शाक, मूल, कंद, वल्लीक, बीज, शुष्क मत्स्य, मांस, ऐसे जो किसानों के द्वारा उपज किए जाते हैं उनका छठा हिस्सा आयकर के रूप में राजा को देना चाहिए। अगर आधुनिक संदर्भ में इसकी बात को हम करें, इसकी व्याख्या को करें, तो फूल उपजाए जाते हैं, फलों की खेती होती है, शाक सब्जियों की खेती होती है, मूल यानी मूली, गाजर आदि की खेती होती है, कंद यानी आलू, शलगम आदि जो कंद है उनकी खेती होती है। तो इन सारे विषयों पर, इन सारे उपज के ऊपर किसानों के द्वारा राज्य कोष में छठा हिस्सा दिया जाना चाहिए। कौटिल्य का स्पष्ट निर्देश है और यह दूसरे अधिकरण के 38वें प्रकरण के 22वें अध्याय के तीसरे कथन में हमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही कौटिल्य का यह कहना है कि भाई देखिए कि जिस जगह पे उपज होती है, यानी जिस खेत में हम गेहूं, धान, चना, बाजरा आदि ये जो फसल उपजाते हैं, उस जमीन पे ही उस फसल को नहीं बेचना चाहिए। स्पष्ट उनका निर्देश है कि जाति भूमिषु च पण्यानाम अविक्रयः, कि जिस जगह पर हम अन्न को उपजाते हैं वहां पर उपजाए गए अन्न का विक्रय नहीं करना चाहिए, उसे नहीं बेचा जाना चाहिए। लेकिन आज की व्यवस्था के अंतर्गत वहां फसल कटती नहीं, लेकिन फसल कटने से पूर्व ही हम उनको वहां पर
एक अनुमानित राशि में हम बेच देते हैं। तो कौटिल्य यदि रहता तो यह दंड का भागी होता, अर्थात इसमें कौटिल्य कहते कि इनको इस रूप में इतना दंड लगाना चाहिए, और कहते भी हैं। अब आप देखिए क्या कह रहा है कि आगे हम दंड की व्यवस्था करेंगे कि कितना दंड है। कहते हैं कि पुष्प फल वाचेभ्य पुष्प फलादाने चतुष्पंचाशत पनो दंड। भाई 54 पण का दंड है कि ऐसी जगहों पर जहां अगर आप खेत में ही उपजाए हुए सामान बेच देते हैं, तो यदि आपने फूल को बेचा, फलों को बेचा या इसी तरह से कुछ किया, तो वहां पर आपको 54 पण उस समय की एक इकाई थी सिक्कों की, या आधुनिक रूप में जिसे हम सिक्के कहते हैं, हो सकता है 1 रुपए 2 रुपए 20 रुपए आदि इस तरह के सिक्के होते होंगे। तो 54 पण दंड दिए जाने चाहिए, इस प्रकार का निर्देश है। इसके साथ ही कहते हैं कि जो शाक है, मूल है, शाक यानी साग आदि वाली जो फसल होती है, मूल जिसकी अभी चर्चा की, मूली आदि वाली फसल है, कंद की चर्चा की, इसमें कहते हैं कि पादोन 250 अर्थात 51.75 पैसे उनको दंड में दिए जाने चाहिए, उनको दंड लगाए जाने चाहिए। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो मेरा यहां पर कोई निर्देश नहीं है इस प्रकार की बात करना कि आयकर का विधान हो या ऐसा विधान हो। मेरा केवल स्पष्ट निर्देश यहां पर यह है कि यदि कौटिल्य रहता तो आज किसान भी आयकर के भागी होते और आयकर देते, और कौटिल्य के अनुसार तत्त रूपों में उनके योग्य, उनके लिए दंड का विधान है या आयकर का विधान है। अन्यत्र कहते हैं कौटिल्य कि क्षेत्रेभ्य सर्वसस्यादाने, कि अगर खेतों से सारी की सारी फसल ग्रहण कर लिए जाए, यानी खेतों में ही अगर सारे फसल बेच दिए जाते हैं, तो ऐसे बेचने वाले किसानों के लिए 53 पण 53 जो पण है, और इस तरह का जो है वह दंड उनको देना चाहिए जिसने खेत में फसल बेच दी। वस्तुतः ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, यह यहां समझने के योग्य है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि एक निश्चित व्यवस्था थी, और वह व्यवस्था थी कि किसानों के द्वारा जो उपजाई गई फसल है उनके सभी हकदार हों, वो आम प्रजा में आए और सारी प्रजा उनको ग्रहण करे, स्वीकार करे, खरीदे। लेकिन खेत में यदि बेचते हैं तो एक ही जगह पर सारी फसलें बिक सकती है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि शायद कौटिल्य ने इसलिए यह निर्देश दिया है। वस्तुतः देखिए, अगर हम आप जब भी कभी भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं, जब भी कभी भारत को विश्व गुरु कहा गया, तो ऐसी सारी व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। किसी भी एक व्यक्ति के लिए हम कह सकते हैं कि उस समाज में, उस प्रकार की राज्य व्यवस्था में कोई विशिष्ट सुविधा नहीं थी। सबको कुछ ना कुछ अपनी आय से उस राज्य की उन्नति का भागी बनना पड़ता था, भागी बनाने का प्रयास रहता था। और यही कारण है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र वैश्विक रूप में सर्वाधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है, वो इसलिए कि उन्होंने उस समाज में प्रजाओं के अंतर्गत रहने वाले जितने भी प्रकार के लोग हैं जो कि राजकीय सुविधा का उपभोग लेते हैं, ऐसे सबको कुछ ना कुछ देय अंश से उस राज्य को समृद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। और उसी प्रयास में किसानों के लिए भी कौटिल्य ने यह कर्तव्य बनाया कि ऐसे लोग अपने दान से, अपने आय से, अपने इस प्रकार की सहायता से राज्य को समृद्ध करें। कौटिल्य का तो यहां तक कहना है कि इन्हीं से प्राप्त आय के माध्यम से कोई भी राष्ट्र स्वपक्ष और परपक्ष की व्यवस्था कर पाने में सक्षम हो पाता है, समर्थ हो पाता है।
हम आप सभी जानते हैं कि जब तक राजकोष पूर्ण नहीं होगा तब तक जन कल्याण की योजनाएं प्रारंभ नहीं की जा सकती। और जन कल्याण की योजना को प्रारंभ करने के लिए राजकोष में प्रजाओं के द्वारा नियमित रूप से आय के कुछ अंश दिए जाने चाहिए, और तभी वह राष्ट्र समृद्ध होता है, तभी वह राष्ट्र श्रेष्ठ होता है, और तभी वह राष्ट्र विश्व गुरु बनने तक के लिए एक समर्थ और योग्य सीढ़ी का निर्माण करता है। मित्रों, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह विषय या ऐसा कोई विषय अगर आपको पसंद आता हो तो आप मुझे जरूर अपने प्रतिक्रिया में हमें भेजें। आप हमारे व्याख्यान को अगर पसंद करते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों को प्रेरित करें कि वे भी इसे सब्सक्राइब करें।